मशहूर कैनेडियन राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग वो हैं जिनके पास सफल आदतें होती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग राइटर जॉन सी मैक्सवेल भी यही कहते हैं कि जब तक आप अपने डेली रूटीन को नहीं बदलते तब तक आप अपनी जिंदगी भी नहीं बदल सकते। आपकी सफलता का राज आपके डेली रूटीन में ही छुपा है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि अच्छी आदतों के जरिए हम सफल और अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो अच्छी आदतें कौन सी हैं और उन अच्छी आदतों को कैसे अपने जीवन में अप्लाई किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं थॉमस कॉर्ले की किताब रिच हैबिट्स, द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स की। थॉमस कॉर्ले एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्लानर हैं। उन्होंने सालों तक अमीर लोगों की डेली हैबिट्स पर रिसर्च किया है। वो बताते हैं कि अमेरिका में बस 5% लोग ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं और हमारे स्कूल में भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने का तरीका नहीं बताया जाता है। ऐसे में थॉमस ने इस किताब में अपने रिच हैबिट्स प्रोग्राम को रिसर्च करने के बाद उसकी लर्निंग्स को यहाँ बताया है। जब लेखक के पास एक क्लाइंट अपने बिजनेस को लेकर एडवाइस लेने आया, तब उन्होंने अपने क्लाइंट के बिजनेस की हर बारीक चीज को लेकर रिसर्च करना चालू किया और यहीं से इस किताब को लिखने की शुरुआत हुई। दरअसल उनके क्लाइंट का बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें काम को लास्ट टाइम में कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही थी, खासकर पेरोल मैनेज करने के समय। उन्होंने लेखक से इसकी वजह पूछी। थॉमस ने भी महीनों तक क्लाइंट के बिजनेस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे एक्सपेंसेस, लेबर रेट्स और इंडस्ट्री कॉम्परेटिव डेटा का भी एनालिसिस किया। यहाँ तक उन्होंने उस क्लाइंट की इंडस्ट्री के ही दूसरे अमीर क्लाइंट से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन वो दोनों मिलकर भी कुछ खास नहीं खोज सके। लेखक जब कुछ हफ्तों के बाद अपने इस स्ट्रगलिंग क्लाइंट से लंच के समय मिले, तो उन्होंने सीधे इस बात को कन्फेस कर लिया कि वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह नहीं खोज पाए। दोनों ही इस बात से निराश होकर शांति से बैठे थे। इस अनकंफर्टेबल साइलेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने क्लाइंट से ऐसे ही पूछ लिया कि उनके पसंदीदा रात को उन्होंने घर पर आकर क्या किया था। उनके क्लाइंट ने थोड़ा संकोच करते हुए बताया कि बुधवार की रात उनकी पसंदीदा रात होती है और उस रात वो शराब और कुछ लड़कियों के साथ बिताते हैं। ये जवाब सुनकर थॉमस शॉक में थे। दरअसल वो अपने क्लाइंट को जज नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो अपने क्लाइंट से गलत सवाल पूछे जा रहे थे। फाइनली 5 साल के लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने 21 सवालों की एक लिस्ट तैयार की, जो उन्होंने अपने सभी प्रकार के क्लाइंट से पूछी थी। चाहे वो अमीर क्लाइंट हो या गरीब क्लाइंट, सभी को ये 21 सवाल उनके द्वारा पूछे गए। इन सवालों के जवाबों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें ये बात समझ में आई कि अमीर और गरीब लोग अपना जीवन जीते कैसे हैं और उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। इस तरह उनके उन क्लाइंट की वजह से उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट जान लिया। इस किताब की समरी सुनकर हम भी अमीर लोगों की आदतों के बारे में न केवल जान सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनाकर अपनी लाइफ में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। मैं अब और नहीं सहन कर सकता। फिनिक्स उपमैन अपने हाथ की बियर की आधी खाली गिलास पकड़े हुए खुद से ही बड़बड़ा रहा था। वो परेशान होते हुए अपने सिर के बचे खुचे बालों पर हाथ फिरा रहा था। दूसरी तरफ उसकी सिगरेट एस्ट्रे में ही बुझ गई थी। इतने में एक बार टेंडर उसके पास आया और पूछा, सर क्या आज का दिन खराब था? वैसे वो ये बात जानने के लिए कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूछ ही लिया। फिनिक्स ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, खराब जिंदगी कहना बेहतर होगा। उसने गिलास में बची बियर को पिया और रिफिल करने का इशारा करते हुए गिलास को बार टेंडर की तरफ खिसकाते हुए बोला, पिछले महीने मुझे अपने बेटे को बताना पड़ा कि हम उसे कॉलेज भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि ब्रुकलाइन कॉलेज के लिए भी पैसे नहीं हैं। ब्रुकलाइन एक लोकल कम्युनिटी कॉलेज था जहाँ काउंटी रेजिडेंट्स को डिस्काउंट्स दिया जाता था, लेकिन फिनिक्स के पास उतने भी पैसे नहीं थे। फिनिक्स की ये हालत देखकर बार टेंडर को समझ में आ गया कि फिनिक्स वाकई में पैसों की तंगी से गुजर रहा है, क्योंकि बार टेंडर को जो पैसे यहाँ से टिप में मिले थे उन्हीं से उसने ब्रुकलाइन में 2 साल की पढ़ाई बहुत ही कम पैसों में की थी। ये मेरी तरफ से। बार टेंडर ने एक नया बियर का पिंट फिनिक्स के सामने रखते हुए कहा। हालांकि फिनिक्स उस बार टेंडर से उम्र में छोटा था,
लेकिन फिनिक्स के पीछे की तरफ खिसकते हुए बाल, आंखों के नीचे गहरी लकीर और माथे पर पड़ी छुरियों को देखकर यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। उसके शर्ट के स्लीव में इंक के गहरे निशान देखकर बारटेंडर ने फिनिक्स से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा। फिनिक्स ने बताया कि वो एक इंश्योरेंस सेल्समैन है और जो भी वो पैसे कमाता है जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में किसी कॉलेज की फीस भरना उसके लिए बहुत दूर की बात है। फिनिक्स कभी मूंगफली को उठाकर उसे उंगलियों के बीच फंसाकर खेलने लगता तो कभी किसी और बिना पलकों को झपकाए खुद से ही बातें करता हुआ कहता कि कैसे मैं इस तरह से फेलियर बन गया। थोड़ी देर बाद फिर से बियर के मग को मुंह से लगाते हुए फिनिक्स बारटेंडर को बताने लगा कि अगर आज वो मर भी जाता है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त इंश्योरेंस भी नहीं है। फिनिक्स को बियर पूरी तरह से चढ़ चुकी थी और धीरे धीरे वो कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। फिनिक्स किसी तरह अपनी जगह से उठा और बार से बाहर निकला। बाहर अंधेरा था। उस दिसंबर की सर्दी में आसमान के तारे भी बादलों के पीछे छुप गए थे। कार के अंदर भी उसे अपनी उंगलियां ठंड से जमी हुई लग रही थी। उसने एक सिगरेट जलाई और कार के इंजन का गर्म होने का इंतजार करने लगा। उसकी आंखें सिगरेट का कश लेते हुए बंद हो जाती थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ सोच रहा था, अगर उसके बेटे ने उसके कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछा तो वो क्या बोलेगा। इतने में ही किसी ने उसके कार की खिड़की को खटखटाया। जब फिनिक्स ने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति फिनिक्स से बोला कि वो उसकी मदद करना चाहता है। फिनिक्स उसकी बात सुनकर हैरान था और उसने उस अनजान व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। उस अनजान शख्स ने बताया कि उसका नाम चैंप डेले है और वो बार में फिनिक्स और बारटेंडर की बातें सुन रहे थे। चैंप ने मंडे को फिनिक्स को अपने ऑफिस आने का ऑफर देकर उसे अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। फिनिक्स को सहसा उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और वो उसे लोन देने वाला समझकर बताने लगा कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में वो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन चैंप ने उसे बताया कि फिनिक्स को देखकर उसे लगा कि वो किसी पुराने मिरर को देख रहे हैं। फिनिक्स को उसकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि यहाँ खोने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए उसने वो बिजनेस कार्ड रख लिया और घर के लिए निकल पड़ा। अब दोस्तों, आपको क्या लग रहे हैं जिसमें हम इंश्योरेंस सेल्समैन की कहानी को आगे जानेंगे। दोस्तों, मंडे को फिनिक्स बहुत रेस्टलेस था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो जल्दी से तैयार होकर चैंप के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत आलीशान सा ऑफिस था। वहां पर चैंप उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फिनिक्स को पहले तो थोड़ा कंफर्टेबल किया और फिर बताया कि वो भी कभी ठीक ऐसे ही सिचुएशन में थे। उनकी लाइफ में कोई होप या डायरेक्शन नहीं था। वो अपनी फैमिली को लगभग खो चुके थे। जब फिनिक्स को उन्होंने बार में सुना तो उनकी यादें ताजा हो गईं। आगे उन्होंने बताया कि वो पहली बार उस बार में गए थे और वो ये सोचते रहे कि ऐसा कोइंसिडेंस क्यों हुआ। लास्ट में वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वो बस फिनिक्स से मिलने के लिए ही वहां गए थे। उनका मिलना किस्मत में लिखा था। किस्मत की बात सुनकर फिनिक्स ने पूछा कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो किस्मत ने हमें मिलाया। ये बात सुनकर चैंप के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और उन्होंने इस तरह से अपनी आंखों को बड़ा किया जैसे वो कोई ऐसा राज बताने वाले हों जो वो काफी दिनों से अपने मन में रखे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ये विश्वास है कि वो फिनिक्स को इस मुसीबत से बाहर निकालने आए हैं। साथ ही साथ फिनिक्स को उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। दरअसल चैंप को किसी ने बहुत पहले उनके खराब दिनों में मदद की थी, इसलिए वो फिनिक्स की मदद करके पे बैक करना चाहते थे। जब फिनिक्स के ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो चैंप ने आगे समझाते हुए बताया कि कुछ साल पहले उन्हें ये बोला गया था कि उन्हें उस इंसान की मदद करनी है जो उनकी ही तरह खराब हालत में होगा, जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक पुराने मिरर में खुद को ही देख रहे हैं। उस समय चैंप ये बात नहीं समझ पाए, लेकिन जब उन्होंने फिनिक्स को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि फिनिक्स ही वो इंसान है जिसकी मदद करने के लिए वो बने हैं। फिनिक्स के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। जब उसने ये पूछा कि ये सब बातें तुम्हें किसने बताई, तब चैंप ने उनके मेंटोर और एडवाइजर जेसी जॉब्स का नाम बताया। उन्होंने जेसी जॉब्स के बारे में विस्तार से बताया कि उनकी लाइफ को टर्न अराउंड करने के पीछे जेसी जॉब्स का ही हाथ है। जेसी जॉब्स ने चैम्स को सफलता के उन बुलंदियों तक पहुंचाया जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जेसी जॉब्स के द्वारा चैंप को 10 नियम बताए गए थे जिन्हें वो रिच हैबिट्स बोलते थे। चैंप को उन्होंने इन 10 प्रिंसिपल्स को 30 दिनों तक फॉलो करने के लिए कहा।
जेसी जॉब्स ने उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर वो 30 दिनों तक इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो उनकी सिचुएशन सुधर जाएगी। चैंप ने फिनिक्स को बताया कि आज उनके पास जो कुछ भी दिख रहा है वो उन रिच हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का ही बाई प्रोडक्ट है। रिच हैबिट्स ने उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख दिया। चैंप की इन बातों को सुनकर फिनिक्स ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ उनसे पूछा कि क्या वो इन प्रिंसिपल्स को उसके साथ शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन चैंप ने मना कर दिया। ये बात सुनकर फिनिक्स काफी अपसेट हो गए। उन्हें लगा कि चैंप ने उनका समय बर्बाद करने के लिए बुलाया था। वो तुरंत ही अपनी सीट से उठकर जाना चाहते थे, मगर पता नहीं क्यों वो अपनी जगह पर बैठे ही रहे। इतने में चैंप अपने डेस्क से पेन निकालकर पेपर पर कुछ लिखते हुए बोले कि ये प्रिंसिपल्स एक बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे जेसी जॉब्स ने रिच हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से बनाया है। जेसी जॉब्स और उनकी टीम लोगों को रिच हैबिट्स के सही तरीके से फॉलो करने के लिए ट्रेन करती है। चैंप की जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब वो जेसी के मिरर टेस्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसे रिच हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताकर उसे वहां भेजते हैं। इतना बताकर चैंप ने वो पेपर फिनिक्स को दे दिया जिसमें वो कुछ लिख रहे थे। उस पेपर पर जेसी के ऑफिस का नंबर था, जिसमें फिनिक्स को कॉल करके बस ये बताना था कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसे चैंप स्पॉन्सर करेंगे। अगले ही दिन अगली ही सुबह फिनिक्स ने उस नंबर पर कॉल किया और बताया कि चैंप ने उसे स्पॉन्सर करने के लिए कहा है। कॉल पर फिनिक्स से बात करने वाली महिला ने उनका नंबर लिया और बोला कि ये मैसेज मिस्टर जॉब्स को दे दिया जाएगा। कुछ ही मिनटों में उन्हें वापस कॉल आया कि उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगले सेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिल गया है और यहाँ से फिनिक्स की लाइफ की नई शुरुआत होती है। दोस्तों, इस एपिसोड से हमने कुछ बहुत जरूरी बातें सीखी। पहली सीख ये कि जब भी हमें लाइफ में सक्सेस मिल जाती है तो हमें दूसरों की मदद करके पे बैक जरूर करना चाहिए। दूसरी सीख ये कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे लपक लेना चाहिए। फिनिक्स अगर चैंप के ऑफिस नहीं जाते तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही नहीं चलता। तीसरी और सबसे जरूरी सीख ये कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। जब चैंप ने फिनिक्स को वो 10 प्रिंसिपल्स बताने से मना कर दिया तो फिनिक्स ने गुस्सा आने के बावजूद खुद पर कंट्रोल रखकर बैठे रहे। अगर वो वहां से चले जाते तो भी उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में भी हम ऐसे लोगों की कहानी सुनेंगे जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरे हुए थे और कैसे वो रिच हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने।